हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो आज है हमारी एनसीईआरटी का 4th चैप्टर 6th क्लास की। तो स्टार्ट करते हैं अपना 4th चैप्टर। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 4th चैप्टर क्या कह रहा है, क्या है हमारा मानचित्र। किसके बारे में? मानचित्र। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मानचित्र के बारे में। तो पढ़ते हैं। तो क्या कह रही है एनसीईआरटी हमारी, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो पिछला टॉपिक था उसमें हम ग्लोब के बारे में पढ़ा था हमने। और ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जो ग्लोब होता है उसमें क्या होता है, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हम ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व को पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जो ग्लोब है उसकी स्टडी की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ बाउंड्रियां होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमारे लिए ग्लोब काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जब हम पूरी अर्थ का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, तो हमारे लिए ग्लोब कैसा होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, मान लो हमें यूपी के हैं तो हमें यूपी की चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। हम भारत के हैं, भारत के राज्य के बारे में पता करना, हम किसी पर्टिकुलर एक सिटी के हैं उसके बारे में पता करना, किसी विलेज के हैं उसके बारे में पता करना है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी चीज़ जो होगी वो सुइटेबल होगी उसके लिए। तो इस बारे में ये कहा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। तो जब हमें पर्टिकुलर किसी एरिया का पता करना है, किसी एरिया के बारे में जानकारी लेनी है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय हमें अपने मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। तो आपको पता है एक पेज पर भी बना सकते हैं हम मानचित्र। तो वो क्या कह रहा है कि ये मानचित्र क्या है, चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। कैसी सतह पर? चपटी सतह पर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखो, एक एक शब्द इम्पोर्टेंट होता है, छोटे छोटे शब्दों से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ को, जहाँ से क्वेश्चन में जो शब्द यूज करने योग्य होते हैं, जो शब्द यूज कर सकता है एग्जामिनर, उन शब्दों को मैं पहले ही हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन एक गोलाकार सतह पर पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मतलब एक गोलाकार सतह है, गोल है जो चीज़, बॉल गोल है, उसे चपटा करना पूरी तरह असंभव होता है। ठीक है, मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को और कुछ तत्वों को दर्शाता है। मतलब कुछ मानचित्र होते हैं जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र को और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट यानी तत्वों को दर्शाता है। ठीक है, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तत्व हो सकते हैं। मान लो दूसरे मानचित्र में एक मानचित्र ऐसा होता है जिसमें छोटे तत्वों और छोटे क्षेत्रों को दर्शाया गया है। बट क्या कह रहे हैं, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तत्व हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस कब बनता है, ये क्वेश्चन गाइस आया हुआ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब क्या बन जाता है, हमारा एटलस बन जाता है। आपने मार्केट से एक एटलस की बुक ली होगी। एक बुक होता है, उसमें हर एरिया के मैप बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन बन जाती है कि मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा, यानी कि ग्लोब की अपेक्षा, जो ग्लोब होता है उसकी अपेक्षा हमें मानचित्र से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ग्लोब से ज़्यादा हमें किससे जानकारी ज़्यादा प्राप्त होती है, मानचित्र से जानकारी प्राप्त होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि ग्लोब
ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, तो ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और मानचित्र की अपेक्षा ग्लोब से कम जानकारी प्राप्त होती है, ये भी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्योंकि स्टेटमेंट कैसा भी लिखा हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लोब से हमें कम जानकारी मिल रही है और मानचित्र से हमें ज़्यादा जानकारी मिल रही है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। अब वो लैंग्वेज कैसे भी घुमाए या वो ये कहे मानचित्र की अपेक्षा ग्लोब से कम जानकारी मिलती है, ये भी सही होगा। या फिर वो ये कहे कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र से ज़्यादा जानकारी मिलती है, तो भी ये सही होगा। ठीक है, हर कंडीशन में, हर कहने के तरीके में ग्लोब को ही कम ठहराया गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट देखो घुमाता है, भाषा घुमाता है, तो ऐसे ही तो घुमाएगा भाषा। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें कम जानकारी मिलती है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें कम जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक मिनट गाइस, देखो मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गई हूँ। वो कह रहा है कि मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हुई, राइट है, यहाँ पे ज़्यादा ही लिखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ग्लोब से कम जानकारी मिलती है और मानचित्र से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है, यानी कि बताया गया। तो पहला नंबर का मानचित्र तुम्हारा कौन सा है? वो है भौतिक मानचित्र। कौन सा? भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र क्या कह रहा है हमारा? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। क्या? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। इसमें क्या होता है? भौतिक से मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं, इसमें उन चीज़ों को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगर क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्द से जल्द गाइस शेयर करें और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, जिससे कि सभी बच्चों का भला हो सके। और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर 1 कौन सा था हमारा? भौतिक मानचित्र था। नंबर 2 हमारा बन जाता है राजनीतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र बन जाता है हमारा? राजनीतिक मानचित्र। ये भौतिक मानचित्र, ये राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, अब राजनीतिक मानचित्र क्या कहता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? किसी राज्य, नगर, शहर, गांव। देखो, राज्यों, नगरों, शहरों, गांव, ठीक है, देशों, विभिन्न देशों या राज्यों तथा उनकी क्या? सीमाएं यानी कि बाउंड्रीज, इन सब चीज़ों को दर्शाने के लिए हमें किस मैप की ज़रूरत पड़ती है? तो हमें राजनीतिक मैप की ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक की मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है बट आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट मानचित्र हमारा कौन सा होता है? थीमेटिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र है हमारा? थीमेटिक मानचित्र है। ये क्या कहता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इन मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। कौन से मानचित्र कहते हैं हम? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये क्या करते हैं? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ, यानी कि विशेष मतलब कुछ अलग सी जानकारियाँ, जैसे सड़क का मानचित्र हो गया, किसी सड़क का, किसी पर्टिकुलर एक एरिया का मानचित्र हो गया, जैसे सड़क का मानचित्र हो गया, वर्षा का मानचित्र हो गया, वन का मानचित्र हो गया, उद्योग का मानचित्र हो गया। ये कैसे होते हैं? ये हमारे थीमेटिक मानचित्र होते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है गाइस। क्या हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आए और आप अच्छे से सारी चीज़ें करें। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप देख पा रहे होंगे, दूरी, दिशा और प्रतीक। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि मुझे लगता है इससे क्वेश्चन इस बार फिर आएगा। ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो मानचित्र के कितने घटक होते हैं गाइस? तो मानचित्र के हमारे 3 घटक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
एक मिनट, मैं इसे थोड़ा इरेज कर दूं जिससे कि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो, समझ में आए। ठीक है, ये देखो, आगे बढ़ते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब हम पढ़ते हैं अपनी दूरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम दूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, अगर आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग लगती है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसे दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाया जाता है। देखो, मानचित्र एक आरेखन मतलब हाथ से बनाया गया चित्र होता है, जिसमें क्या होता है कि पूरे विश्व की चीज़ें और एक भाग, यानी कि पूरा विश्व भी दर्शाया जा सकता है, एक भाग भी दर्शाया जाता है। तो मानचित्र उसे कहते हैं जिसमें देखो, पूरा विश्व भी बना सकते हो आप, अगर एक पर्टिकुलर एरिया बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, यानी कि जो मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। जो मानचित्र होता है उसे इतने आसानी से छोटा किया जाता है कि उसके जो स्थान है, स्थानों की दूरी क्या हो, उनके स्थानों के बीच की दूरी कैसी हो, वास्तविक रहे, यानी कि रियल रहे। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है, यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। यानी कि ये संभव कैसे है? मान लो एरिया इतना बड़ा होता है और हमारा कागज़ छोटा सा होता है, तो ये कैसे संभव होगा? तो वो कह रहा है वो ऐसे कैसे संभव करेंगे हम उसमें इस बात को देखते हैं, हम कैसे बड़ी चीज़ को छोटे माप से दर्शा सकते हैं। तो देखो, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जो मानचित्र में पैमाना चुना जाता है वो पैमाना क्या होता है कि स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का क्या होता है? वो अनुपात होता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रख के चलेंगे। उदाहरण के लिए कह रहा है, उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है, यानी कि आपका घर और आपका स्कूल 10 किलोमीटर दूरी पर है, जिसे हम मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। यानी कि जो आपका घर है और आपका स्कूल है 10 किलोमीटर दूरी पर है, बट उसको मानचित्र में पैमाने के लिए 2 सेंटीमीटर लिया गया है। तो जब 2 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है तो 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसका अभिप्राय है कि 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएंगे। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हो। अगर आपको पैमाने यानी कि माप की जानकारी पता है तो आप किसी भी स्थल की दूरी का पता लगा सकते हो आराम से। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। मान लो कोई बड़ा स्थल है, जैसे महाद्वीप है, देश, बड़े बड़े देश हैं, उनको अगर हम कागज पर दर्शाएंगे तो हम क्या करेंगे, और छोटे पैमाने का यूज करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मानचित्र में 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर किसको दर्शाएगा? 500 किलोमीटर को। ठीक है, अभी क्या हो रहा था? अभी हो रहा था 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा था, एक पर्टिकुलर छोटी से एरिया के लिए। जब बड़े क्षेत्रों की बात होती है तब क्या होता है? 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। इस माप को आप ध्यान रखेंगे। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। मान लो कोई गांव है, कोई शहर है छोटा सा, उसे कागज पर दिखाना है, तब हम किसका यूज करते हैं? बड़े पैमाने का यूज करते हैं। और
जगहों को दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का यूज करते हैं। जस्ट उल्टा, अगर बड़े एरिया को दिखाना है तो छोटा पैमाना यूज करेंगे और छोटे एरिया को दिखाना है तो बड़ा पैमाना यूज करेंगे। कैसे, देखिए आगे क्या कह रहा है। जैसे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता हूँ। अभी क्या हो रहा था, अभी देखो, अभी 500 किलोमीटर यानी कि 500 किलोमीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर पर दर्शा रहे थे, पर अब क्या किया उन्होंने, 500 मीटर, किलोमीटर था, अब मीटर की बात आ गई है, तो अब क्या कर रहा है, अब वो 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में दर्शा रहा है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो इस प्रकार के मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहेंगे, बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो क्या कह रहा है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आपने देख लिया होगा, अगर बड़े एरिया को, जैसे महाद्वीप है, कोई देश है, उसका मानचित्र बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे, छोटे पैमाने के यूज करेंगे। अब जैसे किसी क्षेत्र या पर्टिकुलर एरिया, गांव, शहर का मानचित्र बनाना है तो हम बड़े पैमाने का यूज करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट गाइस, तो ये तो उन्होंने ये बना दिया है, ग्राफ बना है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा, पैमाने के अनुसार दिखाया गया है। अब आपको क्या कहना है, दिशा देखनी है। तो हमने दूरी के बारे में पढ़ लिया है, अब हमें अपनी दिशा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, दिशा के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, दिशा के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग देख पा रहे होगे, ध्यान से देखना, क्योंकि दिशाएं से क्वेश्चन आता है। ये देखो, ये मैं सीधा सीधा खींच देती हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये देखो, ये तो ये है आपका उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम और ये है पूरब। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अब ये बीच में भी रेखाएं जाती हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ उत्तर था, यहाँ पूरब था, तो ये बीच की रेखा का नाम क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। अब ये है पूरब, ये है दक्षिण, तो ये वाली रेखा का क्या नाम हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब ये है पश्चिम, ये है दक्षिण, तो इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अब ये वाली रेखा जो है, तो यहाँ उत्तर है और यहाँ आपका पूरब है। क्या है, यहाँ है आपका उत्तर और यहाँ आपका है पूरब, तो ये वाली रेखा का नाम क्या हो जाएगा, उत्तर ये है उत्तर और ये है पश्चिम, तो इस वाली रेखा का नाम हो जाएगा तुम्हारा उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो आई होप दिशाएं आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखो, उत्तर, देखो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ये कॉर्नर की रेखाएं हैं जो इन दोनों को मिलाकर बनी हुई है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, दिशाएं आपको समझ में आ जाएंगी, ऐसी कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अधिकतर मानचित्रों को ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। जो अधिकतर मानचित्र होते हैं तो ऊपर दाहिनी तरफ किसका निशान बना रहता है, दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ऊ का मतलब क्या होता है, उत्तर, और यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं। तो उत्तर रेखा कौन सी है आपकी, ये है। कौन सी है उत्तर रेखा, ये है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशा जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसमें चित्र दिया गया है, 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। कौन कौन सी दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पश्चिम। एक मिनट, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई पूरब। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, एक मिनट में क्लियर कर दूँ, बहुत ही गंदा पेज लग रहा है। ये उत्तर, फिर यहाँ से दक्षिण, ये पूरब, फिर यहाँ से पश्चिम। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रही है एनसीईआरटी,
वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। कौन से दिग्बिंदु होते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। कौन कौन से? वो होते हैं हमारे कौन से? उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। ये हमारे प्रधान बिंदु कहे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लाइन खींच दूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि उत्तर पूरब ऊ और पू, दक्षिण पूरब दाव पू दाव पा, ये सारी चीज़ों के नाम, दिशाओं के नाम है। उत्तर पश्चिम को ऊ और पा लिखा जाता है। इनके बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति पता लगाया जा सकता है। जो बीच की रेखाएं होती हैं, इनकी मदद से किसी भी स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा का नाम ऊ और पू यानी कि उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है। इसका नाम, ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो इसका नाम दक्षिण पूरब पड़ गया, ठीक है। ये रेखा है, ये उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो इसका नाम उत्तर पश्चिम पड़ गया। अब ये रेखा है, ये क्या है? दक्षिण और पूरब के बीच में, तो इसका नाम दक्षिण और पूरब बन गया, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब चित्र हमने देख लिया है और हमने समझ भी लिया है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। तो ये ग्राफ से क्वेश्चन दिए गए हैं कि विकास के घर से समुदाय केंद्र और किसका पूछा है? समुदाय केंद्र और खेल के मैदान की दिशा बताइए। तो ये ग्राफ एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसकी PDF मैं वहाँ शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये दिक्सूचक है। दिक्सूचक किसे कहते हैं? जो दिशाओं का पता लगाता है उसे दिक्सूचक कहते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अपनी तो अब हम पढ़ेंगे अपने दिक्सूचक के बारे में। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं भाई दिक्सूचक है तो हम उससे किसी भी स्थान का पता कैसे लगा सकते हैं? तो यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। जो इसकी चुंबकीय सुई होती है, तो इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा क्या होती है? उत्तर दक्षिण होती है। तो हम किसकी सहायता से दिशाओं का पता लगाते हैं? दिक्सूचक की सहायता से। कैसे? क्योंकि इसकी जो चुंबकीय सुई होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है या होती है, ठीक है। अब हमने दूरी दिशा का पता कर लिया। जो हमारे मानचित्र के 3 घटक थे, हमने दूरी दिशा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अपने प्रतीक के बारे में, यानी कि चिन्ह के बारे में, ठीक है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़क, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुओं को दिखाने का संभव नहीं होता है। मतलब उनका चित्र बनाना मानचित्र पर संभव नहीं होता है। तो उनके लिए हम लोग कोई चिन्ह या निशान का यूज़ कर लेते हैं। तो वो कौन से निशान और चिन्ह होते हैं उनको बताएंगे। देखो, इसमें वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चित्रों की सहायता से क्या कर सकते हो? सहायता ले सकते हो। तो देखो, प्रतीकों का यूज कब होता है? जैसे मानचित्र बनाया, अब मानचित्र में हमें रोड, पुल, कुआं, घर और चीज़ों को दर्शाना। अगर हम घर, कुआं वगैरह बनाने लगे तो हमारा मानचित्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम एक छोटे से कागज़ पे भी मानचित्र बनाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये चित्र यूज किए गए हैं। इनको आप लोग देख लीजिएगा और मैं इनकी PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, जिससे आप लोग इसे पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए, रेलवे लाइन के लिए ये है, जो रेलवे लाइन है उसके लिए ये चित्र यूज करे गए हैं। तो बड़ी लाइन ये है और बड़ी लाइन के बाद मीटर लाइन ये है और रेलवे स्टेशन वाली ये है। तो ये प्रतीक चिन्ह है, देख लेना, क्या पता इससे भी क्वेश्चन बना दे। देखो, क्वेश्चन का कोई पता नहीं। पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की सड़कों के बारे में है। तो ये आपकी पक्की सड़क है और ये आपकी कच्ची सड़क है, ठीक है। अब क्या है? सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य, जिला। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये है आपकी और राज्य की सीमा ये है आपकी
और जिला की ये हैं, ठीक है। अब नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, तो ये नदी हो गई, ये आपका कुआं हो गया, ये तालाब हो गया, ये नहर हो गई और ये पुल हो गई, ये चिन्ह दिए गए हैं। अब बात करता है मंदिर, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद, छतरी, तो ये मंदिर हो गया, ये गिरजाघर हो गया, ये मस्जिद, ये छतरी, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तो पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन के लिए ये इन चीज़ों का यूज होता है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो बस्ती और कब्रिस्तान, तो बस्ती ये है और कब्रिस्तान ये है। फिर पेड़ और घास, इजी है, पेड़ ये हो गया आपका, घास ये हो गया। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसकी मैं पिक आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी जिससे आप लोग पढ़ लें, ठीक है। तो अब आगे कहता है चिन्हों की सहायता से के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग से संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। जो ये प्रतीक बनाए जाते हैं इनके संबंध में क्या है, हमें अंतर्राष्ट्रीय सहमति मिली हुई है। कोई हम अपने मन से ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सहमति से हुआ है, ठीक है। ये रूढ़ है, क्या है, ये रूढ़ है। आगे बढ़ेंगे। ये कैसे प्रतीक है, रूढ़ प्रतीक है। कैसे प्रतीक है, रूढ़ प्रतीक है, जो पिछले में दिया गया था ये रूढ़ प्रतीक है। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जलाशय के लिए किया जाता है। नीले रंग का यूज़ नीले रंग का यूज किसके लिए, जलाशयों के लिए किया जाता है। और भूरे रंग का यूज पर्वतों के लिए किया जाता है। पीले रंग को यूज पहाड़ों के लिए किया जाता है। हरा रंग का यूज मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जो चीज़ पढ़ा रही हूँ, जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करेंगे अपने रेखाचित्र के बारे में, रेखाचित्र क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जो रेखाचित्र है ये भी एक आरेखण है, बट ये क्या है, पैमाने पर आधारित नहीं होता। किस पे आधारित नहीं होता है, आपके पैमाने पर आधारित नहीं होता है, याददाश्त पर आधारित होता है। मान लो हम कहीं गए हैं, वहाँ का रास्ता बताया तो मैंने अपने एक कॉपी में उसका आरेखण बना लिया, ठीक है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, कच्चे आरेखण की। वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है, यानी कि एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार के आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। कैसे खींचा जा सकता है, बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है, तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। तो रेखाचित्र कैसे कहते हैं, मान लो आप क्या होता है, कोई पूछता है कि हमें वहाँ जाना है, वहाँ का रास्ता बता दीजिए, तो आप कहते हो कि यहाँ से सीधे चले जाना, फिर पहली गली से लेफ़्ट ले लेना, फिर आपको आगे जाना है, वहाँ से राइट ले लेना, फिर सीधे चले जाना, वहाँ पर उनका घर है फलाने का। तो इस तरह के मैप को रेखाचित्र कहते हैं, जो कि याददाश्त पर आधारित होता है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ये देखो, ये रंगों से चीज़ों को दर्शाया गया है, जो कि मैंने अभी पढ़ाया था। ब्लू रंग किसके लिए दर्शाया गया है, आपका ब्लू रंग है आपका जलाशयों के लिए। भूरा रंग, जो भूरे रंग से दिख रहे हैं वो क्या है आपके, वो आपके पर्वत पठार हो गए। ये पर्वत पठार। ग्रीन रंग से आपके पेड़ पौधे हो गए हैं। और किस चीज़ को, हरे रंग का तो पता चल ही गया। और येलो रंग का क्या था, पीला रंग पठार था और हरा मैदान था। तो इन चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे। देखो ये लाइंस वगैरह जो आपने पीछे पढ़ी हैं, ये सारी अगर चाहो तो एक बार लर्न करके इससे क्लियर कर सकते हो। ये किसकी लाइन होगी, ये क्या होगा, यहाँ कौन सी सीमा होगी, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। आगे देखेंगे। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा, उसकी 3 घटक पढ़े, और हमने रेखाचित्र पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं अपना क्या, खाका। खाका किसे कहते हैं, तो खाका क्या होता है, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं।
तो खाका किसे कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र पर एक बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। यानी कि कोई छोटा क्षेत्र है, छोटा एरिया है, उसको एक बड़े पैमाने पर बनाया गया है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ठीक है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। मान लो कोई आपका रूम है, उसकी आपको लंबाई चौड़ाई जाननी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच लेंगे। भाई छोटा एरिया होता है रूम, जब छोटे एरिया की माप करते हैं तो बड़े पैमाने की ज़रूरत पड़ती है, जब बड़े पैमाने की माप करते हैं उसे छोटे एरिया की ज़रूरत पड़ती है, छोटे पैमाने की ज़रूरत पड़ती है। तो खाका किसे कहते हैं? खाका उसे कहते हैं जो बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है। मान लो रूम की लंबाई नापनी है, तो वो उसे हम मानचित्र में नहीं दर्शा सकते। मानचित्र में आप गाँव, घर, गलियों की जानकारी दे सकते हो, बट अपने रूम की लंबाई चौड़ाई को मानचित्र में नहीं दर्शाते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? खाका तैयार करना पड़ता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आज हमने बहुत सी चीज़ें क्लियर की हैं। इस लेसन से क्वेश्चन बनता है गाइस, तो इस लेसन को आप ध्यान से पढ़ें। और इसमें हमने बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं जिन्हें और क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने 3 घटक के बारे में पढ़ा है। आपकी दूरी हो गई, दिशा हो गई, प्रतीक हो गए, और रेखा चित्र क्या होता है, खाका क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। और माप के बारे में पढ़ा, माप को कैसे मापते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हुई हैं, या जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसको दोबारा से क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। वैसे तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जो लोग इस NCERT सीरीज़ से जुड़े हैं उन्हें वो पेपर दे के आएंगे, तब ज़रूर एक थैंक यू लिख के ज़रूर आएगा कि मैम आपकी क्लास की वजह से हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मैं उसी दिन का वेट करती हूँ, क्योंकि हर टीचर यही चाहता है कि हमारे स्टूडेंट अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म करें, अपना सीटेट क्लियर करें। तो यही मेरी भी उम्मीद है। हम आपके साथ हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा, और इस NCERT सीरीज़ से बने रहिएगा। और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो फ्रेंड्स आपके सीटेट पेपर 2 SST की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।